जिंदगी में अनगिनत वाकयात ऐसे भी पेश आते हैं जिन पर एक आम सा इंसान यकीन नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात लोग अपनी चालाकी और अकल का इस्तेमाल करते हुए इसे खेल खेल समझते हैं कि बेचारे मासूम लोग समझ भी नहीं पाते उन्होंने आखिर ऐसी क्या गलती की जिसकी सज़ा में इनके साथ ऐसा हादसा पेश आया। मैं इस वक्त 19 साल की थी और शोरकोट के साथ आबाद एक छोटे से गाँव की रिहाइश पजीर थी। मेरे घर में मेरी अम्मी और छोटा भाई थे, जबकि अब्बू दूसरे शहर में मुलाजमत की वजह से हफ्ते में एक बार ही घर आया करते थे। मैंने अपने गांव के इस स्कूल से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की और फिर घर के कामकाज में अम्मी का हाथ बटाने लगी। जिस गांव में हम रहा करते थे वहां कुछ महीनों पहले काफ़ी अफवाहें फैलने लगीं, जिन पर पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन अफवाहों का रुझान इतना बढ़ता चला गया कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई। एक रोज़ सुबह सुबह अम्मी घर में रखी बकरियों को चारा डाल रही थी कि पड़ोस की खाला के घर से रोते रोते हमारे घर के अंदर दाखिल हुई। चूँकि वो मेरी अम्मी की बहनों जैसी थीं, हर दुख दर्द वो अम्मी से ही बाँटा करती थीं। मगर आज इन्हें यूं धाड़े मारकर आता देख मैं काफ़ी परेशान हो गई। इनके साथ गांव की 2-3 और खवातीन भी थीं। वो घर में आते ही रोकर कहने लगी कि महविश घर से भाग गई है और अब ये नोटिस भेजा है। जब इसे खोल कर देखा गया तो वो निकाहनामे की कॉपी थी। ये वाकई काफ़ी परेशान कुन बात थी, मगर मुझे किसी तौर पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि महविश, जो उम्र में मुझसे 1-2 साल छोटी थी, देखने में भी काफ़ी शर्मीली और हयादार लड़की थी, आखिर इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। महविश से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इस खबर ने मेरे भी होश उड़ा के रख दिए थे। जैसे अम्मी खाला की कोई बात एक दूसरे से छुपी हुई नहीं थी, इसी तरह महविश भी मुझसे हर बात किया करती थी। वो लड़कों को देखकर घबरा सी जाती थी और जितनी वो डरपोक किस्म की लड़की थी, खुद से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अगर इसे कोई लड़का पसंद भी होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे छुपा ले। मेरा दिल और दिमाग इस बात को मानने को तैयार ही ना था। कुछ दिनों में ही ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। खाला का शौहर घर आया तो ये खबर सुनकर पहले तो सदमे में चला गया और फिर अपनी ही बीवी को मारने पीटने लगा। इसका कहना था कि ये सारी गलती इस औरत की है, इसने बेटी पर नजर नहीं रखी। खाला पहले ही सदमे से 2-4 थी। शौहर का ये रवैया देखा तो मजीद रोने लगी। हमारा छोटा सा गाँव था जहाँ सभी लोग एक खानदान की मानित रहते थे। इनके साथ होने वाले हादसे ने हम सभी को बहुत परेशान कर दिया था। महविश गई तो गई थी, मगर इसके यूं जाने से मेरी अम्मी को भी जैसे खबरदार कर दिया था। वो बात बात पर मुझे रोक टोक लगाने लगी और अब तो पड़ोस के घरों में भी आना जाना बंद कर दिया था। अभी महविश को गए 1 हफ्ता ही हुआ था कि खाला ने चूहे मार की गोलियां खाकर खुदकशी कर ली। जाते जाते ये कहकर गई कि मैं अपनी बेटी की तरबियत ठीक तरह से ना कर सकी। अगर इसे सही से समझाया होता तो इस पर नजर रखी होती तो आज वो यूं हमारा मुंह काला करती ना। इसके बाद सभी गांव वाले काफी गमगीन हो चुके थे। कुछ दिन दुख और ताजियत का दौर चला और फिर सभी लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। महविश को गए अभी 1 महीना ही हुआ था कि मेरी सबसे करीबी सहेली मारिया, जो अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी, इसे शदीद बुखार हो गया। जैसे तैसे मैं अम्मी से इजाजत लेकर इसके घर जाने के लिए निकली, जो वह मुश्किल 2 मिनट की दूरी पर था। मैं अभी इसके घर से चंद कदम दूर ही थी कि मेरे कदम रुके। मैं बगौर मारिया के घर के दरवाजे की जानिब देखने लगी थी। घर के दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा था जो हंस हंस कर किसी से बात कर रहा था। तभी इसने कुछ कहते हुए अपने बैग से खत निकाला और अंदर मौजूद किसी को दे दिया। क्योंकि मैं वहां से दूर थी, मुझे सिर्फ डाकिया अकब से दिखाई दे रहा था। अंदर मौजूद शख्स को मैं देख ना सकी। मुझे हैरत हुई कि मारिया का घराना तो बहुत सख्त मिजाज का है, फिर ये गैर लड़के से कौन हंस हंस कर बातें कर रहा था। खैर, मैं जल्दी जल्दी कदम उठाकर जब आगे बढ़ी तो सामने खड़ी मारिया को देखकर मैं झुंझला कर रह गई। वो तो कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी, उल्टा मजीद तरोताज़ा महसूस हो रही थी। मुझे खड़ा पाकर डाकिया फौरन वहां से चला गया, जबकि मैं कनखियों से अपनी सहेली को देखने लगी। मुझे तो इस पर हैरत हो रही थी, वो मुझे अंदर ले आई। आज घर में कोई नहीं था। इसके अम्मी और अब्बू फौतगी वाले घर ताज़ियत करने गए हुए थे। मैंने बगैर किसी तमहीद बांधे तंजिया लहजे में इससे कहा कि तुम्हें तो बुखार था, मगर तुम तो कहीं से भी बीमार नहीं लग रही। मेरी बात पर वो नई नवेली दुल्हन की तरह मुस्कुराते हुए बोली कि जब महबूब का दीदार हो जाए तो फिर कहाँ कुछ मर्ज बाकी रहता है। इसके इस जवाब पर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा कि होश में तो हो, क्या कह रही हो तुम। वो मजीद गहरी मुस्कुराहट सजाए बोली कि मुझे इस डाकिये से मोहब्बत हो गई है, ये बहुत अच्छा है और मैं जल्दी इससे शादी कर लूंगी। मारिया का वजूद अभी भी बुखार से तप रहा था, मगर इसकी बहकी बहकी नजरें और इनमें छलकती मोहब्बत देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं बेयकीनी से इसे देखने लगी और फिर तहम्मुल से इसे समझाया कि ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए। मगर शायद तो मेरी बात को मानने को तैयार ना थी। मेरा दिल इससे उचाट हो चुका था। मैं मजीद को बगैर कोई बहस किए वहां से उठकर घर वापस आ गई। अम्मी ने मेरे जल्द वापस आ जाने पर कई सवालात किए जिन्हें मैं टाल गई। अगले 2 दिन यूं ही गुजर गए। मैं यही सोच रही थी कि एक बार फिर मारिया के पास जाकर इसे समझाने की कोशिश करूंगी। मैं अम्मी के साथ बैठी मामूल के कामों में मसरूफ थी जब मारिया के वालिद ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो इनकी हालत देखकर मुझे कई सवालात ने जकड़ लिया। मैंने इस्तफसार किया तो कहने लगे, मारिया तुम्हारे घर तो नहीं आई।
میں نے اس کی موجودگی سے انکار کیا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ آج صبح سے گھر میں نہیں ہے وہ، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، ہر جگہ ڈھونڈ لیا، میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اس دن کی باتیں یاد آ گئیں، میرا وجود کانپنے لگا، کہیں ماریا سچ مچ اس ڈاکیے کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ گاؤں کا ایک بچہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ماریا باجی تو ایک لڑکے کے ساتھ رکشا میں بیٹھ کر جا رہی تھی، اس کی یہ بات کرنی تھی کہ اس کے والد صدمے سے وہیں زمین پر گر گئے۔ اس گاؤں کی ایک اور بیٹی اپنے خاندان کی عزت تار تار کر کے جا چکی تھی۔ میری کیفیت ایسی تھی کہ میں کچھ بول کر بتا بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ میری ہی شامت آ جاتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد گاؤں کی ایک اور لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گاؤں سے جو بھی لڑکی غائب ہو رہی تھی، اس سے اگلے دن اس کا نکاح نامہ گاؤں میں بھجوا دیا جاتا تھا، جس سے سب کو یہ یقین ہو جاتا کہ یہ لڑکی نکاح کر چکی ہے۔ پورے گاؤں میں عجیب سا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے اس ڈاکیے پر شک تھا اور میں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ اب کی بار مجھے وہ ڈاکیا جہاں بھی ملا میں ماریا کے والدین کو ضرور بتاؤں گی۔ ایک دن میں امی کے ساتھ خالہ کے گھر تک جا رہی تھی تو راستے میں مجھے وہی ڈاکیا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے اعصاب تنے، مگر حیرانی تب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وہ تو دروازے پر کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑا خوش گپیوں میں مصروف ہے۔ اس لڑکے کی نظر جو ہی مجھ پر پڑی وہ تھوڑا بوکھلایا اور وہاں سے جانے لگا۔ میں نے امی کو بتایا کہ ہو نہ ہو ماریا کا نکاح اسی لڑکے کے ساتھ ہوا ہے۔ اس دن میں نے اسی کو ماریا کے ساتھ یوں ہی باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میری امی کو بھی شدید غصہ آیا اور آس پاس موجود لوگوں نے بھی میری بات سن لی۔ ایک شخص فوراً آگے بڑھا، مگر تب تک ڈاکیا اپنے موٹر سائیکل پر بھاگ چکا تھا۔ اس دن کے بعد ڈاکیا دوبارہ کبھی بھی ہمارے گاؤں میں نظر نہیں آیا، مگر ہاں، اب اس کی جگہ نیا ڈاکیا ضرور ہمارے گاؤں میں آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ سننے میں آنے لگا کہ گاؤں کی دوسری لڑکی اس ڈاکیے پر فدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس ڈاکیے کی خاطر کئی گاؤں کی لڑکیاں مر مٹنے کو تیار تھیں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ آخر ایسا کیا ہے اس ڈاکیے میں جو یہ لڑکیاں اتنی نڈر ہو کر اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ وہ بھی ایک یا دو نہیں، بلکہ آج تک وہ ڈاکیا جس بھی لڑکی سے ملا تھا وہ صرف اسی کے خواب سے جا رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہونے لگا، مجھے اب شوق سا پیدا ہونے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے اس ڈاکیے میں جو آج تک جو بھی اس سے ملا بس اسی کا ہو کر رہ گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اب گاؤں کی کتنی لڑکیاں بھی غائب ہونے لگی تھیں۔ آئے روز نکاح نامے خطوں کی مانند ہمارے گاؤں میں آنے لگے تھے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان لڑکیوں کے گھر والے اپنی بیٹی کا نکاح نامہ ملنے پر یا تو خود کو لان تان کرتے یا ایک دوسرے کی تربیت پر انگلیاں اٹھاتے۔ آج تک کسی نے بھی چھان بین کر کے اپنی بیٹیوں سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا خاص کیا تھا ان میں جو ہر لڑکی انہیں دیکھنے کے بعد صرف انہی کی ہو جانا چاہتی تھی۔ یہ سبھی باتیں ذہنوں میں گردش کر رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھی اور دروازے پر جا کر پوچھا، جس کے جواب میں ایک غیر شناسا شخص کی آواز آئی، یہ آپ کا خط آیا ہے۔ مجھے اچنبھا ہوا، بھلا ہمارے گھر کس نے خط بھیجنا تھا؟ پھر کچھ سوچ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈاکیا کھڑا تھا۔ یہ ڈاکیا پہلے آئے ڈاکیوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کس نے بھیجا ہے ہمیں خط؟ وہ بولا کہ میڈم جی کھول کر تو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا اتنا کہنا سن کر میں نے خط کو کھولا، مگر یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ خط تو بالکل خالی تھا۔ میں کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ بھینی سی خوشبو میرا پورا وجود مہکانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ خوشبو بہت زیادہ دلکش تھی، میرا دل چاہا کہ میں آنکھیں بند کر کے اسی میں کھوئی رہوں۔ وہ مہک اس کورے کاغذ سے آ رہی تھی۔ تبھی وہ ڈاکیا بولا، میڈم جی ایسی اور بھی بہت ساری خوشبوئیں ہیں میرے پاس، کیا آپ لینا پسند کریں گی؟ اس کی بات پر میں نے آس پاس غور کیا اور حواس میں واپس آئی۔ میں نے فوراً کہا کہ ضرور مجھے ایسی ہی بہترین خوشبوئیں لا کر دیں، مجھے یہ بے حد پسند آئی ہے۔ وہ ڈاکیا مسکرایا اور کہنے لگا، وہ تو ہماری شاپ پر موجود ہے نا، کیوں نہ آپ خود چل کر پسند کر لیں۔ وہ وقت ایسا تھا یا وہ خوشبو کسی جال کی مانند مجھ پر گرائی گئی تھی جسے سونگھنے کے بعد مجھے ہر طرح کی سوچ سمجھ سے آزادی مل چکی تھی۔ میں صرف وہ سننا اور عمل کرنا چاہتی تھی جو وہ ڈاکیا بول رہا تھا۔ عجیب سا سحر تھا اس خوشبو میں جس نے مجھے خود میں قید کر لیا تھا۔ میں ڈاکیا کے ساتھ رکشا میں بیٹھ کر خوشی خوشی وہ خوشبو خریدنے نکل پڑی۔ میں بار بار اس کاغذ کورے کو سونگھ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پانی کے بغیر تو زندہ رہ سکتی ہوں، مگر یہ خوشبو سونگھے بغیر میرا سانس ہی رک جائے گا۔ میں کہاں سے گزر رہی تھی، کس راستے سے جا رہی تھی، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ تبھی رکشا ایک جگہ جا کر رکا۔ میں نے نظریں اٹھا کر آس پاس دیکھا تو تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ وہ جگہ ایک ویران سی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی دکان نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کسی نے میرے ناک کے قریب ایک رومال رکھا۔ میں مزاحمت کرتی اس سے پہلے رومال سے نکلنے والی ایک تیز خوشبو نے مجھے ساکت کر دیا۔ میرا وجود مجھے ہلکا محسوس ہونے لگا اور میں وہیں پر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ میرے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، گویا منو پتھر میرے سر کے ساتھ باندھے گئے ہوں۔ میں نے جب اپنے وجود پر غور کیا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ میرا وجود رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت شدید خوف کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ایک بار پھر رونے چلانے کی آواز پر میں نے سامنے دیکھا، جہاں کھڑکی سے اس بار جو منظر مجھے نظر آیا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماریا اس حالت میں ہوگی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، وہی گندے میلے کپڑے جو وہ کچھ ماہ پہلے گھر سے پہن کر نکلی تھی۔ اس کے بال گویا مہینوں سے کنگھی نہ کی گئی ہو، وہ بالکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔
मगर वो यहाँ कैसे और मैं यहाँ क्या कर रही थी? एक शख्स मारिया को मार रहा था। ये रोने और चिल्लाने की आवाजें भी इसी की थीं। तभी जो अल्फाज मुझे सुनाई दिए, इन्हें सुनकर मुझे अपनी रूह तक में लर्जिश महसूस हुई। एक मर्दाना आवाज मारिया को मुखातिब करके कह रहा था कि अगर आज शाम तक तुमने अपना ये हुलिया दुरुस्त ना किया तो मजबूरन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे पूरे 70 लाख मिल रहे हैं नाइक से। बेहतर है जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारे जिस्म पर कट लगाकर इसमें नमक भर दूंगा। इसके इन अल्फाज पर मारिया रो रो कर वापस घर जाने का कह रही थी। इसकी आवाज बहुत बदल चुकी थी, शायद रो रो कर इसका गला बैठ चुका था। तभी मैंने देखा कि 2 लोग इस कमरे की जानिब आ रहे थे जहां मुझे बांधा गया था। मेरे तो औसान ही खता हो गए, पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। मैं दोबारा आंखें मूंद कर लेट गई, गोया अभी भी बेहोश हूँ। मुझे यूं सोया पाकर एक शख्स बोला कि 2 दिन होने वाले हैं, अभी तक ये होश में नहीं आई, इसे जल्द होश में लाओ ताकि इसका सौदा किया जा सके। इनकी ये बातें सुनकर मैं बमुश्किल खुद के तासरात छुपा पा रही थी। तभी इनमें से एक शख्स, जो शायद डाकिया ही था, उसने मेरी टांगों पर ठोकर मारी। दर्द की शदीद लहर पूरे वजूद में दौड़ गई, मगर मैं बेहोश ही रही। वो मुझे जानवरों की तरह मारकर जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं इंतहाई जब्त के साथ अभी हार नहीं मानना चाहती थी। वो शख्स कमरे से बाहर गया। इसी लम्हे वो डाकिया जो मुझे यहाँ लाया था आया और हंस हंस कर दूसरे डाकिये को बताने लगा कि इस लड़की के घर भी निकाह नामे की नकल भिजवा दी गई है, अब कोई मसला नहीं होगा। इसके ये अल्फाज सुनकर मुझे लगा जैसे ये छत मुझ पर गिर चुका है। दिल से उठती एक तकलीफ ने पूरे वजूद को जकड़ लिया था। मैं मुंजमन सी दीदे फाड़ कर देखने लगी। कैसा निकाह? कौन सा निकाह? मेरा तो कोई निकाह नहीं हुआ था। मैं डर और खौफ से रोने लगी। उन्होंने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे मेरे वापस घर जाने के। अगर मेरे घर वाले मुझे ढूंढते तो शायद मैं मिल भी जाती, मगर निकाह नामा देखने के बाद मुझे कौन ढूंढेगा? सबको यही लगेगा कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर अब किसी और के साथ घर बसा चुकी हूँ। मुझे इस पल शदीद बेबसी का एहसास हुआ था। मैं रोने लगी। मेरे जहन में सारी कड़ियां जुड़ रही थी। यानी मुझसे पहले गांव से जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी और जिन जिन का भी निकाह नामा गांव में आया था, उनमें से किसी का भी निकाह नहीं हुआ था। बस ये एक प्लान बनाया था ताकि कोई भी घर वाले लड़की को ढूंढ ना सके। मुझे इस पल शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आई थी। जब उन्होंने वो झूठा निकाह नामा देखा होगा तो क्या बीती होगी इन पर। वो भी अब बाकी माँ बाप की तरह मुझ पर शक करेंगे और मुझे ढूंढेंगे ही नहीं। मैं इन्हीं सोचों में गर्क खुद को रस्सियों से खोलने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वो 2 लोग वहां से बाहर जाने लगे। इनके जाते ही मेरी सहेली मारिया फौरन भागकर मेरे पास चली आई। इसे देखकर मैं मजीद रोने लगी। वो रोते हुए मेरे गले लग गई और कहने लगी, तुम कैसे फंस गई इन दरिंदों के चुंगल में? ये लोग बहुत जालिम हैं, देखो क्या हालत कर दी मेरी। मेरी नज़र जब मारिया पर पड़ी तो इसके चेहरे पर बने हुए नील और जख्म के निशान, बाजुओं पर जले कटे के निशानात देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इस पल शदीद तरस आया था मुझे इस पर। वो न जाने किस करबो तकलीफ में गुजरती रही यहाँ, और अब इधर गांव वाले अपनी ही औलाद पर थू थू कर रहे थे। मारिया ने मुझे रस्सियों से खोला और यहाँ जो जो हुआ जैसे हुआ मुझे सब कुछ बताने लगी। इसने कहा वो डाकिया एक तंजीम का कारकुन है जिनका काम भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अगवा करना है। वो डाकिया इसे एक रुमाल सुंघाता था जिसकी खुशबू की वो आदी हो चुकी थी, और फिर एक दिन इस डाकिये ने मजीद ऐसे खुशबूदार रुमाल देने का झांसा देकर इसे साथ ले लिया। दरअसल इन खुशबुओं में ऐसी नशावर चीज मिलाई गई थी जिसे सूंघते ही हम इसके आदी हो जाते हैं। बिल्कुल एक नशे की मानिंद वो इंसान के दिमाग पर हावी होती थी। मारिया को यहाँ लाकर इसे बाकी लड़कियों के साथ रखा गया। इसने बताया कि जब वो यहाँ आई, यहाँ टोटल 8 लड़कियां थीं। हर हफ्ते एक लड़की को यहाँ से जबरदस्ती तैयार करके दोबारा बेहोश कर दिया जाता और एक टीम आती जो बड़े बक्स में बंद इस बेहोश लड़की को पैसों के एवज ले जाती। मारिया रो रो कर कहने लगी कि आज इसकी बारी है यहाँ से जाने की। मैं गमो गुस्से से तड़प उठी थी। मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी। मैंने मारिया को कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, जिस पर वो कपकपाती जुबान से बोली कि ऐसा सोचना भी मत। कुछ हफ्ता पहले एक लड़की ने यहाँ से भागना चाहा तो इन ढोंगी डाकियों ने ग्राइंडर से इसके दिमाग के इतने सुराख किए कि वो जीते जी तड़प तड़प कर मर गई। फिर भी इन दरिंदों को रहम ना आया। हमारे सामने जानवरों की तरह इसके जिस्मानी अज़ा निकाल कर बेचने के लिए भेज दिए। इस हौलनाक मंजर के बाद किसी में जुर्रत नहीं हुई यहाँ से भागने की। मैं गुंग सी झुरझुरी लेकर ये सारी बातें सुनती रही। तभी मारिया का एक और इंकिशाफ मेरे जिस्म को मजीद तकलीफ में मुब्तला कर गया कि वो मारी जाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि महविश थी। मेरा दिल चाहा कि मैं धाड़े मार मार कर रोऊं। मेरे दिल में सुइयां चुभ रही थी। मैं खुद पर काबू ना रख सकी और मारिया के गले लगकर रोने लगी। मेरी सिसकियों की आवाज़ कदरें ऊंची हो चुकी थी। तभी जोर से दरवाज़ा दीवार के साथ लगने की आवाज़ आई। हमने पलट कर देखा तो वही डाकिये खड़े थे। उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट हमारी जानिब उछाली। वो शायद जल्दी में थे। हम दोनों ने एक दूसरे को सीने से लगा लिया। तभी वो डाकिया मारिया की बजाय मेरी जानिब आया और कहने लगा, इस बार इस लड़की का सौदा कर देते हैं। दूसरे के वजूद पर जख्मों के निशान हमें घाटे का सौदा करवाएगी। इसके ये अल्फाज मेरी रूह कब्ज कर रहे थे। मैं मारिया पर गिर सी गई। मैं चिल्लाने लगी। मेरा वजूद जो अब जवाब दे चुका था, मुझ में चलने की सिक्कत ना थी। वो लोग मुझे घसीट कर बाहर ले जाने लगे। तभी सामने का दरवाज़ा खुला और एक टीम अंदर आई। वो 4 लोग थे जिनके हाथ में पैसों वाला बैग था। मेरा रोना भिलकना किसी के लिए मानी नहीं रखता था। वो लोग अपना सौदा करने के बाद मेरी जानिब बढ़े।
मैं रोते हुए इनमें से एक शख्स के कदमों में गिर गई, मगर शायद वहां मौजूद सभी लोग बेहिस थे। मेरा कमजोर वजूद इनके सामने कुछ नहीं था। एक उधेड़ उम्र शख्स ने आगे बढ़कर मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया। मैं मजीद रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर तभी इस शख्स के सामने गिरी मेरी चादर उठाकर मेरे सर पर उड़ाई और एक मजबूत और हिम्मत दिलाने वाले लहजे में बोला कि बेफिक्र रहो, तुम अब मजबूत हाथों में हो बेटी। इनके ये अल्फाज पहले तो मुझे चकरा कर जमीन पर गिरा गए। मैं माउफ दिमाग से आसपास देखने लगी। वो पुलिस छापा था। पुलिस के एहलकार ही बतौर टीम बनकर सौदा करने आई थी। सभी झूठे डाकियों को पकड़ लिया गया जो गांव के भोले भाले लोगों की बेटियां यूं ही अगवा करके बेचा करते थे। तभी मुझे अपने पास कदमों की चाप सुनाई दी। रोते हुए सर उठाकर देखा तो मेरे अब्बू थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैं इनसे लिपट कर रोने लगी। मारिया भी हमारे साथ थी। मेरे अब्बू बोले, मुझे यकीन था मेरी बेटी कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुके। मैं इन दरिंदों से आज़ाद हो चुकी थी। कुछ माह लगे थे मारिया को भी बेहतर होने में, मगर शायद इन लड़कियों में से हम दोनों खुशकिस्मत थी जो वहां से जिंदा और बाइज्जत लौट आई थी। वालिदैन को चाहिए कि अपनी तरबियत और अपनी औलाद पर यकीन रखें। अगर मेरे वालिद भी बाकियों के वालिदैन की तरह सोच लेते तो शायद वो दरिंदा सिफ्त लोग पहले ही सलाखों के पीछे होते। इस वाक़े के बाद अब मुझे हर तरह की खुशबू से खौफ सा आने लगा है।